मेरे पास 5-6 बीघा ज़मीन है और मैं अपने 4-5 जने का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। जब सोयाबीन पैदा हुआ ही नहीं, गेहूं का भाव है ही नहीं, तो फिर मैं कर्ज कहाँ से पटा पाऊँगा। उसी के साथ बच्चे बच्चे की पढ़ाई है, घर का खर्चे है, खेती का भी खर्चे है। सभी खर्चों को अगर उसका वो जोड़ा तो कहीं भी नहीं बचे अपने पास। इसी कगार पे किसान आत्महत्या करता है। सबसे बड़ी बात तो भारतीय कृषि के संबंध में ये है कि आज भी भारत की पूरी जनसंख्या का 62% कृषि के ऊपर आधारित है। जितना भी हमारा श्रम बल है, कार्य बल है, जिसको वर्क फोर्स कहते हैं भारत का, उसके 50% से अधिक को आज भी सीधा सीधा रोजगार खेती प्रदान करती है। पूरी राष्ट्रीय आय में आज भी 18% योगदान कृषि का है। जितना हमारा निर्यात होता है उसका 12 से 14% खेती के उत्पाद में से आता है। जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 12 से 14% खेती की वस्तुओं के निर्यात से आता है। तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इसका बहुत बड़ा भाग है, योगदान है। तो ये सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि खेती के योगदान को खाली अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखना उचित नहीं है, सामाजिक और राष्ट्र की सुरक्षा से देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गहरी तो बहुत ज़्यादा है, स्थिति बहुत ही गंभीर है और एक कृषि प्रधान देश के लिए कृषि में संकट होना, इससे बड़ा संकट देश के सामने नहीं हो सकता है। तो क्राइसिस क्यों है, जिसको कि हम कहते हैं अग्रेरियन क्राइसिस, की वजह क्या है? किसान अपनी खेती से, अपनी ज़मीन से कमा नहीं पाता है। खेती का भविष्य ये है कि अगर आने वाले सालों में अगर इसी तरह से रासायनिक खाद या दवाइयों का उपयोग हुआ तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, खेती नहीं रहेगी। जब इस हरित क्रांति का शुरुआत हुआ तो ये सन 67 और 68 की बात है। उससे पहले 1951 से लेकर और 1966 तक 15 वर्ष तक आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा संकट था वो खाद्यान्न का था। तो हमें अमेरिका ने मदद की। उनका एक कानून है PL 480, पब्लिक लॉ 480। उसके तहत उन्होंने 15 वर्ष तक हमें अनाज दिया उधार, सस्ते ब्याज पर जब 65 में हमारी और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने वो सहायता एकदम बंद कर दी। और वो जो 2 साल थे हमारे 66, 67 और 67, 68 के, वो बहुत बुरा उस समय सूखा पड़ा था। तो न तो हमारे पास विदेशी मुद्रा उपलब्ध थी और न अपना उत्पादन था। तो हम प्रतीक्षा करते थे कि अमेरिका से जहाज आएंगे तब हमारे लोगों का पेट भरेगा। उन्होंने बंद कर दिया तो बड़ी कठिनाई आई। तो उस समय ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है, हरित क्रांति की तकनीक, इसकी बात हुई। विदेश से हमने बोनी किस्मों के चावल के और गेहूं का बीज मंगाया। वो ज़्यादा सिंचाई ले लेते थे, ज़्यादा उसमें रासायनिक खाद पड़ता था, तो उससे हमारा खाद्य संकट तो हल हो गया। पर उसके कारण ज़मीनों में जो भूमि थी उसकी उर्वरकता बहुत बुरी तरह से घटी। ये एक पूरा विषय है और सारी खाद्य श्रृंखला में विषैले तत्वों के अवशेष इतने प्रवेश कर गए कि उसके कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जहरीली चीज़ें, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, इनका उपयोग है। पुरानी खेती प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहती थी और प्रकृति के आधार पे जीव जंतु अणु जो भी पैदा होते थे वो खेती के अंदर इतना प्रभावित करते थे, खेती इतनी बढ़िया बनती थी जिसमें हर जीव को उससे लाभ होता था पहले, क्योंकि उसमें कोई रासायनिक खाद या कोई जहरीली दवाई इसका उपयोग होता नहीं था। प्रकृति के पत्तियों से, पर्यावरण से और प्रकृति की जो हवा है उससे पैदा होती थी। जब हमने हरित क्रांति लागू की थी, शायद हमको अंदाज नहीं था कि मृदा की कितनी बर्बादी होगी उस यूरिया के इस्तेमाल से। और इसमें ये भी कहना होगा कि जिस तरह से, जिस फार्मूला से लागू करना था यूरिया, मतलब डाया को, यूरिया डाया NPK को, फॉस्फेट और पोटेशियम को और यूरिया के साथ, वो किया नहीं क्योंकि बाकी बहुत महंगी खादें थी, यूरिया सबसे सस्ती खाद थी। तो किसान ने दे यूरिया, खेत में यूरिया भर दिया। उस वक़्त नीति
का ये होना चाहिए था कि अगर इस तरह से लागू नहीं होता है NPK का फॉर्मूला तो हमको इसका विकल्प ढूंढना होगा। वो सब किया नहीं, उस हड़बड़ी में कि किसी न किसी तरह से उत्पादन बढ़ जाए। ये जब हमने देखना शुरू किया कि इसका पानी पे भी और मृदा पे भी असर पड़ रहा है, हमको उसी वक्त उसमें दखल दे के और करेक्शंस लाने चाहिए थी, जो कि हमने आज तक नहीं किया है। आज भी पंजाब और हरियाणा की खेती बर्बाद हो रही है उस हरित क्रांति के मॉडल से, जिसके कि हम 30 साल पहले 20 साल पहले समझ गए थे कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। गलती तो हमारी है, हमारी से मतलब हमारी सरकारों की, हमारी वैज्ञानिकों की, जो कि उन्होंने पहचानने के बावजूद उसमें करेक्शंस नहीं किए। पुरानी खेती के फ़ायदे ये थे कि जैसे अपने को 1 बीघे में, या हाँ बीघे ही लो, 1 बीघे में अपने को सूखी खेती में, जिसमें प्रकृति के पानी के हिसाब से और गोबर का खाद मिलाने से 3 कुंटल बीघा पैदा होता था, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं होती थी। आजकल गेहूं में भी देखो आप, उसके दाने में कालापन आ गया, उसमें उतना प्रोटीन नहीं रहा, उसकी ताकत नहीं रही, और उनमें शुद्ध पैदावार होती थी। अब शुद्ध पैदावार होती थी तो सभी के लिए लाभ था, और आजकल रासायनिक बनाने के बाद जो है आदमी को वो घातक हो गई उसके शरीर पे भी। दूसरे जीवाणु जितने भी हैं पैदा देते हैं वो पे नष्ट हो गए उर्वरक शक्ति से। और यहाँ तक कि जैसे इल्लियाँ लगती हैं, पहले ऐसे इल्लियाँ लगती थी तो कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं, पक्षी, जो इल्लियों को समाप्त कर देते थे। आज उनकी जगह दवाई छिड़कना पड़ती है, उस दवाई से वो पक्षी समाप्त हो गए और जीवाणु खत्म हो गए, तो नुकसान बहुत हो गया पहले की खेती से आज की खेती। कि खेती में प्राकृतिक उर्वरकता होती है और उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। एक है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि खेती में जैविक सामग्री कितनी है, जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी आई और एक ही तरह की क्रॉप्स हमने की, तो एक तो सिंचाई इनको ज़्यादा देनी पड़ती है। मैंने अपने खेत के ऊपर ये प्रयोग करके देखा कि देसी गेहूं की किस्म, जिसमें राजस्थान का एक खाची बीज है, हमारा C281 है, C481 है, C306 है, मध्य प्रदेश का काली बाल और शरबती है, वो 2 से 3 सिंचाई में हो जाता है। और ये जो बोनी वैरायटी हैं ये 5 से 6 सिंचाई मांगती हैं। तो एक तो पानी का उपयोग हुआ, उससे वाटर टेबल नीचे चला गया, जल का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। दूसरे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन वाला जो उर्वरक है उसे डालने से नंबर 1 तो भूमि जो है, मिट्टी, वो एक जड़ वस्तु नहीं है, वो भी एक सजीव चीज़ है। उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जैविक तंत्र होते हैं जिनको माइक्रोब्स कहते हैं। तो जब आप सीधा सीधा फर्टिलाइजर डालते हैं तो माइक्रोब्स सारे मर जाते हैं। तो एक तो उस जैविक संरचनाओं का अभाव हुआ, माइक्रोब्स की मास किलिंग हुई है, उनकी हत्या हुई है बहुत बड़ी संख्या में, वो पता नहीं लगता। दूसरे, ज़्यादा पानी देने से और बार बार जमीन को जोतने से और एक ही प्रकार की फसल बोने से मिट्टी के जो कण मोटे होते थे उनके बीच में गैप रहता था, जिससे ऑक्सीजन वहाँ जाए और पौधे की जड़ को सांस आए, वो कम्पैक्ट होती गई। और नाइट्रोजन बनने से नाइट्रेट नाम का एक पदार्थ है जो मिट्टी को बारीक करके उसने एक मोटी इतनी कड़ी तय बना दी 10 इंच से 3 फुट नीचे कि उसमें से जड़ जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो वहाँ सैलिनिटी बढ़ गई और पौधों की जड़ को सांस भी नहीं आता। फर्टिलाइजर का मतलब ये तो नहीं कि आप 70 बोरी यूरिया उसमें उड़ेल दीजिए और पीके का कोई वो ही ना हो, आप ऑर्गेनिक मैटर पे ध्यान ही ना दीजिए। और पेस्टिसाइड्स ज़रूरी है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ही हों, जहरीले से जहरीले। आखिर हमारे पूर्वज क्या करते थे? कीड़ों से तो वो भी निपटते थे, बीमारियों से तो वो भी निपटते थे। और इस देश में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें मित्र कीट, जिसमें उस तरह की कीटनाशक बनते हैं जो कि पौधों से बनते हैं, किसी चीज़ की जड़ से, किसी चीज़ की पत्तियों से। जीन कैंपेन खुद ये कराता है, जैविक कीटनाशक खुद करता है, कोई बहुत बड़ा ये पेचीदा मसला नहीं है। तो हमने सिर्फ रासायनिक क्यों अपनाया? ज़रूर चाहिए आपको खाद, लेकिन आपको ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए, आपको संतुलित खाद चाहिए,
आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल अगर आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में करेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा। हम ये मानते हैं कि कीड़े और बीमारियों से निपटने के लिए हरित क्रांति के बाद कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं, लेकिन ऐसी तो कोई भी कठिनाई नहीं है जिससे आप निपट नहीं पाएंगे। आप करिए तो, निपटिए तो, उसकी एक आप रणनीति तो बनाइए। मैं 2003 में स्विट्जरलैंड गया 9 दिन के लिए, उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टडी करने के लिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो हमारी परंपरागत खेती थी वो सारी थी ही ऑर्गेनिक। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे इंग्लैंड से, पार्टीशन से पहले, आज़ादी से पहले, उनका नाम था एल्बर्ट हॉवर्ड। उनकी एक पुस्तक है द एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया, वो पढ़ने वाली बात है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जितनी वैज्ञानिक खेती और सस्टेनेबल खेती हिंदुस्तान में होती है इतनी कहीं होती नहीं थी। और भारतीय जो परंपरागत किसान है उसको मैं अपना गुरु मानता हूँ। उस वैज्ञानिक ने लिखा, वो बिहार में भी रहे और इंदौर में रहे 13 साल तक, 22 साल रहे यहाँ। वहाँ जाके उन्होंने अल्बर्ट हावर्ड फाउंडेशन भी बनाया। तो हम जब वो स्टडी करने गए तो हमने देखा कि हमारे यहाँ तो पहले से ये खेती होती थी, उसको छोड़ दिया। 1% दुनिया का एरिया जो टोटल बनता है अबाउट 57 मिलियन हेक्टेयर, आउट ऑफ द टोटल लैंड अंडर एग्रीकल्चर इन ग्लोबली 1% 57 मिलियन हेक्टेयर इज अंडर ऑर्गेनिक, जिसमें से 38 मिलियन हेक्टेयर पास्चर्स में है, जहाँ जानवर घूमकर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अपना ग्रासलैंड और लेग्यूम मिक्स्ड कल्चर जिसमें खाते हैं। बहुत कम क्रॉप्स ऑर्गेनिक में ग्रो होती हैं, बहुत कम। जैसे दुनिया भर में ऑयल सीड्स के अंडर सिर्फ 0.8 मिलियन हेक्टेयर्स है जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इज नॉट सस्टेनेबल। You know, average life expectancy was 23 years in India at 1900. Today it is 65, 66 और बढ़ने वाली है, 70 तक चली जाएगी। तो कैसे लोगों को फीड करें? So the idea should be एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी कंट्री बहुत पीछे रह जाएगी, भुखमरी भी आ सकती है जैसे 60s में आई थी। ये वैज्ञानिक गलत बात कहते हैं। जहाँ जहाँ आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है वहाँ किसान की अर्थव्यवस्था यानी खेती की लागत घटी है और उसका उत्पादन घटने के बजाय बढ़ा है। मैंने अपने यहाँ देसी वैरायटी ऑर्गेनिक की और नॉन ऑर्गेनिक की। तो जो ऑर्गेनिक और देसी वैरायटी थी उसमें प्रोटीन 14.34% था, और जो ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटी जिसको साइंटिस्ट कहते हैं उसमें प्रोटीन 9% था। मॉइस्चर कंटेंट इम्प्रूव्ड वैरायटी में 11-12% था, हमारी में 8.5 से 9% था। तो जब आप अधिक उत्पादन दिखा रहे हैं 30-40%, तो इसी कारण वो बोझ तो दिख रहा है आपको, टन तो दिख गया, पर जो उसमें पौष्टिक पदार्थ है वो तो कम है। ये अनसाइंटिफिक बातें कहते हैं, वो हमारे सामने आए तब बात करें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो वही खेती है जिसको कि छोटे से बड़ा किसान सब कर सकता है। और सस्टेनेबिलिटी में क्या है कि आप संतुलन रखें, आप मट्टी के स्वास्थ्य को, मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। न रही आपकी मृदा में जान, न बनेगी आपकी फसल। हम कहते हैं कि हमें गाजर खाने से फलाना विटामिन हो जाता है, हम कहते हैं कि हम आयरन रिच बाजरा बना रहे हैं। जब आपकी मृदा में आयरन है ही नहीं तो आयरन रिच बाजरे में कहाँ से पहुँच जाएगा? ये तो एक छोटी सी मूल बात है समझने के लिए कि आपके खेत में जो न्यूट्रिशन नहीं है वो आपकी फसल में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी का मृदा है। आपको अपने खेत को, अपनी मृदा को जैविक और स्वस्थ और जीता जागता, सॉइल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें करोड़ों तरह के कीटाणु हैं, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े जो कि उस मृदा को जीवित रखते हैं और जो कि आपकी फसल को बल देते हैं। जितना भी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम किया जा सकता है उतना करना चाहिए। कम से कम ये जो एक्यूटली केमिकल है उससे तो वो जो मिक्स्ड वाला है वो भी बेहतर होगा। और ये साइंटिस्ट ने अनुसंधान करके ये प्रमाणित भी किया है कि जहाँ दोनों का मिक्स किया है वहाँ कम केमिकल से और कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिला के
खाली केमिकल वाले से पैदावार भी बेहतर होती है और किसान की लागत भी घटती है और स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी वो लाभकारी रहता है। अगर आप चीन की मिसाल देखें, चीन ने भी एक इस तरह का उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त उस पर स्पीड से ग्लोबलाइजेशन किया। जब उनके समझ में आया कि उनकी रूरल एरियाज़ में बहुत बुरी तरीके से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को, उस समस्या को पहचाना कि कृषि की भी बर्बादी हो रही है और ग्रामीण समाज के अन्य कई जो इस तरह के पेशे थे, जिससे कि वही किसान जो था वो कुछ और भी कमा लेता था और ग्रामीण समाज एक तरह से और तरह की चीज़ों से, जैसे आपका कुम्हार था, आपका लोहार था, आपकी कोल्हू थे, ये सारी ग्रामीण इलाके के आय के स्रोत थे ना, वो तो सब खत्म हो गए ग्लोबलाइजेशन में। वो उसका हमने कुछ नहीं किया है, उसका विकल्प हमने नहीं निकाला है, लेकिन चीन उसमें कोशिश में लगा हुआ है कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन के असर को, ग्रामीण समाज पे जो चोट लगी है उसको हम कैसे सुधारें और कैसे सही करें। लेकिन हमने तो ग्रामीण समाज को बिल्कुल भुला दिया है। किसान तो हमारे लिए ऐसा पता नहीं क्या है, जैसे कि सारी दुनिया की परवाह है किसान को छोड़ के। मैं करीब 46 देशों में गया हूँ विश्व के, और इजराइल भी गया हूँ, और यूरोप के अधिकांश देश देखे, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ सरकार की तरफ से खेती को जितनी प्राथमिकता दी जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि जैसे यूरोप का लिया तो आम तौर से यूरोप के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे उसको फ्रांस को लें, इंग्लैंड को लें, जर्मनी को लें, स्विट्जरलैंड को लें या इटली को लें, तो जो मुख्य देश हैं वहाँ 2 से लेकर 4% लोग खेती में लगे हुए हैं कुल। उसके बावजूद जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी निवेश है, वहाँ खेती में बहुत भारी है। और अगर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करें तो अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था पिछले वर्ष, 3000 स्विस फ्रैंक, जो हमारे 2,10,000 रुपए के बराबर होता है प्रति हेक्टेयर, वो किसान को केवल खेती में रहने के लिए देते हैं, और जो उसका उत्पाद है वो फिर किसी दाम पे बेचे। जब WTO का नेगोशिएशन हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उस समय भी मैं संसद में था और उन समितियों में था, उस समय बात सामने आई थी कि भारत अपनी कृषि को अनुदान देता है तो उसको कम करे। तो हमने देखा कि जितना हमारी खेती का सकल घरेलू उत्पाद है उसका केवल 6% योगदान हम देते थे, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उस समय 38% सब्सिडी देती थी अपने किसानों को। गैट में और WTO में 2 चीज़ें हैं जो कि ध्यान, आखिर ये है तो व्यापार का ही प्लेटफॉर्म ना, तो इसमें आपको 2 चीज़ें देखनी हैं। आप अपने उत्पाद को कितनी आसानी से बेच सकते हैं और कितने अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। उल्टा दूसरा कि आप आयात को किस हद तक रोक सकते हैं और महंगा कर सकते हैं ताकि आपके किसानों का उत्पाद जो है वो दब ना जाए, जिसको कि हम डंपिंग, एंटी डंपिंग कहते हैं। अब जिस तरह की सब्सिडी अमेरिका में और यूरोप में दी जाती है, तो वो असली में उनका गेहूं का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो तो हकीकत से कहीं बहुत दूर है, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही छोटा सा हो जाता है। अब उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अगर आप उसका आयात होने दें तो आपका किसान तो मर जाएगा। तो इसमें नीतियों की कमी रही है, और ये लड़ाई हमने बहुत देर बाद शुरू की। इसको हमको उसी वक्त गैट का जब ज़माना था 86 के बाद, जबकि कृषि को लाया गया गैट के दायरे में, उसी वक्त हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो कि हम चूक गए और जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। WTO जो है वो ज़्यादातर उसमें प्रभुत्व है विकसित देशों का, तो उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका निहित स्वार्थ है, वो तो चाहेंगे प्रभावित करना। यहाँ विश्लेषण और चिंतन या चिंता इस बात की नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, चिंता इस बात की हमारी सरकार जो है वो अपने किसान की सुरक्षा के लिए, उसके आर्थिक हित की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं। तो हमारे जो यहाँ से नीति निर्धारक लोग जाते हैं उन नेगोशिएशंस में, वो उनसे प्रभावित होकर किन कारणों से ये समझ में नहीं आता, उतना स्टैंड नहीं ले पाते जितना लेना चाहिए।
पिछले साल हमारे देश ने 68,000 करोड़ वर्थ ऑफ एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट किए हैं। 68,000 करोड़, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट है आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड गोल्ड। और हमारे देश के 48% पीपल आर ऑन एग्रीकल्चर। तो ये 68,000 करोड़ उनको अर्न करना चाहिए या बाहर वालों को? फसल का उचित भाव मिलना चाहिए, क्योंकि कर्ज माफ में कितना कर्ज होगा, कितना नहीं होगा। मान लो कर्ज इस साल माफ़ कर दिया, फिर अगले साल फिर यही आदत पड़ जाएगी अपनी। लोन वेवर का तो तमाशा इसी वक्त बंद कर देना चाहिए। अगर आप वाकई ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो एक दफ़े जो छोटा और सीमांत किसान है, जो कि कर्ज के नीचे वाकई डूबा हुआ है, दबा हुआ है, उसका आप एक दफ़े लोन वेव कर दीजिए बस। और उसके बाद आप उसको आज़ादी दे दीजिए, उसके पैरों में बंधन ना डालिए, आप उसको आज़ादी दे दीजिए कि वो अपनी फसल जहाँ बेचना चाहे, जिस दाम पे बेचना चाहे वो बेचे। उसको हमारे किसान बहुत सक्षम हैं और बहुत ज्ञानी हैं, तो उनको आपके मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सक्षम है, वो पैदा भी कर लेंगे और वो बेच भी लेंगे। लेकिन आप उनकी जान तो छोड़िए, आप उनके रास्ते में बाधा पे बाधा डालते जा रहे हैं किसी और का फायदा करने के लिए। ये अन्याय तो खत्म करिए। खेती के उत्पाद के जो दाम है वो दूसरे दामों की अपेक्षा कम गति से बढ़े। अर्थशास्त्र में जिसको कॉस्ट कर्व कहते हैं या प्राइस कर्व कहते हैं, अगर खेती के दाम इस गति से बढ़े तो खेती के काम आने वाली वस्तु और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोग की वस्तु है, चाहे वो सीमेंट हो, लोहा हो, लकड़ी हो, दवा हो, कपड़ा हो, या डॉक्टर की फीस हो, या खेती के काम आने के खाद और ये सब चीज़ें हो, या ट्रैक्टर हो, मशीनरी हो, डीजल हो, उनके दाम ज़्यादा गति से बढ़े। तो इसको अर्थशास्त्र की भाषा में व्यापारिक दरें या टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर की दूसरों के मुकाबले में पिछड़ी रही है। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी को मालूम है, इसकी चर्चा होती जा रही है कई सालों से कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं कवर करता है। अगर हमारी लागत लगी 2000 और आप हमको दाम दे रहे हैं 1500, तो 500 की भरपाई कौन करेगा? मेरी जेब से तो जाएगा। तो इस तरह से आपने इतनी गलत प्राइसिंग रखी है, और इसका मकसद ये है कि आपका जो मिडिल क्लास का तबका है उसको सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए आपने किसान की पीठ तोड़ दी है। अगर मिडिल क्लास को आप सस्ता अनाज देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन सरकार उसकी सब्सिडी भरे। फिर आप किसान का गला घोंट के उसके दाम को नीचे दबा के रख के और तब अनाज के दाम कम रखना चाहते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय है। सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। सब्सिडी भी बिना बात किसान को मंगता बनाने का काम है, याचक बनाने का। आप उसके उत्पाद का ठीक दाम दे दीजिए, और जो मार्केटिंग सिस्टम है, विपणन की व्यवस्था है खेती की चीज़ों की, वो भी शोषणकारी है। क्योंकि जब ये मंडी समिति की व्यवस्था आई थी, उससे पहले क्या करते थे कि जो व्यापारी थे वो किसान से फसल के समय खरीद लेते थे। क्योंकि किसान की एक कठिनाई है, जैसे जो वेतन भोगी आदमी है या व्यापारी है, उसके यहाँ तो लगातार कैश का जनरेशन होता है। खेती की कठिनाई ये है कि जब से आप खेत की जुताई शुरू करें, उसमें पानी दें, उसमें बिजाई करें, फिर फसल की सिंचाई करें, फिर उसमें दवा छिड़कें, फिर उसमें खाद डालें, फिर काटें, तो वो जो 5 से 6 महीने का अंतराल है, आपके खर्चे तो सारे चल रहे हैं, खेती के भी और घर के भी। चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं या घर में खाना पीना कपड़ा सब प्रकार की आवश्यकताएं रहती हैं, वो खर्चे तो रोज होते हैं। आमदनी तो नहीं है ना बीच में, आमदनी तो उसकी उस छठे महीने जाके होगी। जो गोरख धंधा चल रहा है प्रोक्योरमेंट में, वो किसी से छिपा नहीं है। अगर प्रोक्योरमेंट का रेट मान लो धान का या गेहूं का मिसाल के तौर पे 1500 रखा है सरकार ने, किस किसान को 1500 मिल जाता है क्विंटल के? वो दबा के जो सरकारी संस्था है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के किसान के दामों को इतना दबाती हैं, और सबको मालूम है, जितने लोग कृषि से जुड़े हैं वो खड़े होके फिर वो तियाँ निकालेंगे कि अनाज अभी बहुत गीला है, उसमें कंकड़ है, फलाना है। अब वो किसान बेचारा जो कि
या तो लहड़ू या बैलगाड़ी या ट्रैक्टर किराए पे लेके आया है, अपना अनाज लाद के लाया है, और आप उसको इस तरह से रगड़ रहे हैं, वो कब तक पड़ा रहेगा वहाँ प्रोक्योरमेंट सेंटर पे? फिर वो औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर हो जाता है। और यही खेल है, यही षड्यंत्र है कि उसको आप इतना मजबूर कर दीजिए, इतना परेशान करिए कि वो 1500 का तो सपना ही नहीं देख पाएगा, वो जो मिलेगा उस वक्त बेच देगा। कृषि जो विपणन की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जो एकाधिकार है लोगों का, सरकार ने लाइसेंस देके कुछ व्यापारी और बिचौलिए बैठा दिए, वो किसान से सस्ता लेते हैं और कंज्यूमर को कई गुना दाम पे बेचते हैं। जैसे मैंने यहाँ मेरे ससुराल से किन्नो आता है जिला सिरसा, तो हमने यहाँ देखा 35 रुपए में एक कट्टा बिका किन्नो का। उसको वहीं बैठे हुए व्यापारी ने 60 रुपए में बेच दिया थोक के व्यापारी को, थोकने वाले ने 90 रुपए में बेच दिया दुकानदार को, दुकानदार ने छोटी रेड़े वाले को 120 में, और हमको वाईएनए मार्केट में जो 35 रुपए में सुबह बिका आजादपुर मंडी में, शाम को 140 रुपए का। तो जाके देखिए ना, कोई देखता नहीं चीजों को, हमने देखा। जापान का मैंने देखा $20,000 प्रति एकड़ सरकारी इन्वेस्टमेंट है खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और भारत में उस समय यह आंकड़ा 8,000 रुपया प्रति एकड़ था। इसके बावजूद कि वहां खेती में लगे लोगों की संख्या 2 से 4% है, और राष्ट्रीय सकल उत्पाद में या राष्ट्रीय आय में उनका योगदान मात्र 1 से 3% है। फिर भी वो अपनी खेती को इतना सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ तो मैंने आंकड़े दिए, उसके बावजूद खेती के ऊपर सरकारी व्यय लगातार घटता हुआ है। अगर योजना की दृष्टि से भी देखें तो जो योजना का व्यय होता है, जिसको विकास परक व्यय कहा जाता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, तो जितना योजना में व्यय होता है, मैं क्योंकि 5 वर्ष योजना आयोग का सदस्य भी रहा हूँ, उसका केवल 3% खेती में जाता था, बाकी दूसरी चीजों में। तो हमारे यहाँ खेती को शब्दों में, वाणी में, भाषणों में तो बहुत प्राथमिकता दी जाती, वास्तव में नहीं दी जाती। 5वीं पंचवर्षीय योजना में के अंत तक भारत की जितनी खेती है उसका 60% वर्षा के ऊपर आधारित था। केवल 40% खेती को सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध है। ये आंकड़ा वहीं का वहीं टिका हुआ है। जो सिंचित क्षेत्र है वहां हमारा औसत उत्पादन प्रति एकड़ 4 टन तक पहुंच चुका है, और औसत है वो, कहीं कहीं तो 11 भी गया है। परंतु जो वर्षा पर आधारित क्षेत्र है वहां ये उत्पादन 1.2 टन पर टिका हुआ है पिछले 50 साल से। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर भारत की कृषि को आपको संतुलित करना है तो पहले तो जितना असिंचित क्षेत्र है वहां जिस प्रकार से भी हो सके, वर्षा जल के संधारण से, लघु सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से, या जो मध्यम और बृहद आकार की सिंचाई की योजना उनके माध्यम से नहरें ले जाकर अधिकतम क्षेत्र को सिंचाई का जल उपलब्ध कराया। उसके लिए हमने प्रस्तावित किया था कि 10 साल की एक योजना होनी चाहिए। आज के अगर दामों से हम जाएं तो मोटे तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष लगे 10 साल तक। उसमें से आधा तो केंद्र सरकार दे और आधा जो 30 या 31 जितने राज्य सरकारें वो मिलके दें, और ये व्यवहारिक है। तो हमारी पूरी 100% जमीन को तो पानी नहीं मिल सकता, पर 85 से 90% जमीन को पानी मिल सकता है, और उससे हम जितनी भी अपनी आवश्यकता है वही पूरी नहीं कर सकते, बल्कि भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक बन सकता है। कि जो 60% खेती हमारी अभी वर्षा के ऊपर आधारित है, जहाँ सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उसमें आप पानी दे दीजिए, तो जहाँ हम अभी भी 272 मिलियन टन की बात कर रहे हैं अनाज की, हमारा उत्पादन तो 450-500 मिलियन टन तक। हमारे जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना, कितने $billion प्लांट रिसर्च पे वो डाल रहा है। तो रिसर्च के बिना कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का खेल है सारा। 1970 के बाद ऐसी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आप कोई भी जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट में डाल सकते हैं। दिस इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या इसको कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इससे कुछ लोग घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप फूड को।
तो ये एक हुआ सा बना हुआ है और जिसके नतीजे सरकार भी घबराती है और लोग भी घबराते हैं। जैसे आप कहें GM, वो कहते पता नहीं क्या कर दिया, और ये जो NGOs हैं ये कहते जी कोई किसी में ये आपको इम्पोर्टेंट कर देगा, ये ऐसे ऐसे डर है। ये सिर्फ हवा चली हुई है और कुछ देश दुनिया के ऐसे हैं जो GM ग्रो नहीं करते लेकिन खा रहे हैं। जैसे GM कनोला, हमने GM मस्टर्ड बनाई, इसी का सिस्टर प्लांट जो है इसी तरह का कनाडा में 7 मिलियन हेक्टेयर्स में ग्रो होता है और कनोला ऑयल हम खा रहे हैं। बाज़ार में प्रीमियम ऑयल बिक रहा है इस वक्त, वो GM क्रॉप से निकाला हुआ। कॉर्नफ्लेक्स जो हम खा रहे हैं वो GM कॉर्न से बने हुए हैं। कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जीन टेक्नोलॉजी इज नॉट सस्टेनेबल। एक फैक्ट है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन किया आपने, तो हाइब्रिड सीड उस क्लोन में तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा दे देगा, पर उसका अगली बार तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो वो जो उसका नेटिव ट्रेट है उस पर चला जाएगा। तो या तो आप सस्टेनेबिलिटी की बात मत करिए और या फिर मॉडिफिकेशन मत करिए। नेचर में जो म्यूटेशंस अपने आप हुई है और जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द फिजिकल कंडीशंस दे हैव गॉट एस्टेब्लिश्ड और वो सस्टेन होगी। अब ये जो नई चीज़ें बन रही हैं इनके ऊपर टेस्ट बहुत स्ट्रांगली होते हैं। जैसे जो प्रोटीन आपने प्लांट में डाली उससे 10,000 गुना कंसंट्रेशन पर वो प्रोटीन चूहे को खिलाई जाती है, उसको कुछ नहीं होता। तो कहाँ से ये आ गया कि इस प्रोटीन से किसी का नुकसान होने वाला है? लेकिन ये कुछ हवा बन गई है, इसको कैसे सबको समझाया जाए, ये इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। देखिए, किसी भी तकनीक को समझने के लिए और आंकने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपका छोटा किसान उसको अपना पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाएंगे जो कि सिर्फ बड़ा किसान अपना सकता है और छोटा किसान उसको नहीं लागू कर सकेगा, तो आप बड़े और छोटे में और भी बड़ा फासला करते जाएंगे, जो कि हमारे लिए नहीं अच्छा है, न सही है और न ही न्याय संगत है। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि इसको हम सब स्वीकार कर, हमारे छोटे किसान भी इसको स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं, लागू कर सकते हैं कि नहीं। जीन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा महंगी तकनीक है और इतनी पेचीदी तकनीक है कि उसको बड़ा ही किसान, मतलब जिस तरह से लागू होना चाहिए उस तरह से लागू कर सकता है। छोटा किसान तो उसमें बड़ा फंस जाता है और गलतियां हो जाती हैं और उसके लायक वो टेक्नोलॉजी है भी नहीं। ये कहने के बाद हम ये ज़रूर कहेंगे कि जीन टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। वो एक खाद्यान्न के क्षेत्र में मेरी राय है, और हमारी PhD जेनेटिक्स में है, इस विषय को हम समझते हैं। मेरी राय है कि खाद्यान्न के मामले में जीन टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी जिस स्तर पे अभी है नहीं लागू होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, इसमें असुरक्षा के बहुत सारे स्रोत हैं, इसमें ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं कि उसमें से कोई चीज़ नुकसानदेह या जहरीली पैदा हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100 हमेशा जहरीली चीज़ें पैदा होंगी, लेकिन अगर उसमें 100 में 5 या 100 में 10 दफ़े भी होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा है ये। और क्या ज़रूरत है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मैं विजेंद्र सिंह दलाल, अध्यक्ष प्रगतिशील किसान क्लब जिला पलवल हरियाणा, और मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और हरियाणा सरकार में हरियाणा बागवानी विकास एजेंसी का सदस्य हूँ। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का भी सदस्य हूँ
2001 में हरियाणा में प्रगतिशील किसान क्लबों का गठन हुआ। हमारे राज्य की सरकार और हमारे कृषि विभाग ने मिलकर के ये क्लब बनाए थे। और हरियाणा में जैसे पलवल ज़िले में 282 गांव हैं, इसी तरह से हर एक ज़िले में अलग अलग गांवों की संख्या है। इन सभी गांवों में प्रगतिशील किसान रहते हैं जो कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। प्रगतिशील किसान क्लब बनाने के लिए कृषि विभाग ने इन सभी किसानों को एक मंच पर इकट्ठा किया। वहाँ कृषि विभाग ने और प्रगतिशील किसानों ने मिलकर के इस क्लब का गठन किया। उसमें एक अध्यक्ष बनाया गया, उसका वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, इस तरह से क्लब का निर्माण हुआ। और क्लब के अंडर जो क्लब के जो साथ जो कोलैबोरेशन में जो लोग काम करते हैं, उनमें कृषि विज्ञान केंद्र उस ज़िले का, वहाँ का कृषि विभाग, वहाँ का बागवानी विभाग, वहाँ का पशुपालन, वहाँ का फिशरी फार्मिंग, वहाँ की जो है सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर के एक क्लब हमारा बना है। और उस क्लब की मासिक बैठक हर महीने हर ज़िले में होती है। और वहाँ पर प्रगतिशील किसान और वैज्ञानिक अपने अपने विचारों को साझा करते हैं। वैज्ञानिक अपनी बातों को किसानों को बताते हैं, किसान अपने अनुभवों को वैज्ञानिकों के सामने रखते हैं। और इस तरह से प्रगतिशील किसान क्लब बना। प्रगतिशील किसान क्लब उन किसानों के लिए जिनके पास ज्ञान के अभाव में खेती करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और प्रगतिशील किसान क्लब ज़िले के किसानों के लिए पुल का काम करता है कृषि विभाग और किसानों के बीच में। प्रगतिशील किसान क्लब किसानों को अच्छे अच्छे वैज्ञानिक संगठनों को आमंत्रित करके उनसे ज्ञानवर्धन की बातें करता है। प्रगतिशील किसान क्लब एक मंच पर किसानों को मार्केट के लिए रास्ते सुझाता है। प्रगतिशील किसान क्लब एक मंच पर किसानों को उनके जो है कृषि उत्पाद या इनपुट्स एक मंच पर उपलब्ध कराता है। कृषि विभाग और प्रगतिशील किसान क्लब मिलकर के किसानों की हर समस्या को और उनके उत्पादन को कई गुना बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट भारत के कई राज्यों में है। हमारे हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो इंडो इजराइल का एक मॉडल है, जो करनाल के पास घरौंडा में है। हरियाणा सरकार उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हरियाणा प्रदेश के किसान उसको देख करके पूरी तरह से प्रोत्साहित होकर के, उससे प्रेरित होकर के हाईटेक कल्टीवेशन में काम कर रहे हैं। हाईटेक कल्टीवेशन इजराइल की तकनीक है जिसमें टपका सिंचाई, जिसमें पानी का सदुपयोग, जिसमें कम पानी में अधिक फसल उत्पादन, ये एक टेक्नोलॉजी है। संरक्षित खेती भी उसी के अंडर है, जिसमें कीड़े बीमारियों से बचाने के लिए पॉली हाउस, नेट हाउस, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। इजराइल के लोग अपनी फसलों को संरक्षित खेती के तहत उगा करके, हाईटेक कल्टीवेशन के द्वारा उगा करके और उनकी ग्रेडिंग पैकिंग करके उनको एक्सपोर्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उसको हमारे हरियाणा के किसान भी सीख करके उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं।